नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेते आई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है या यह पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो जी की है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, महात्मा गांधी जी की है कि कामता प्रसाद गुरु की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेते आई। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा विज्ञान विशिष्ट ज्ञान, इस प्रकार भाषा का विज्ञान भाषा का विशिष्ट ज्ञान कहलाता है। उक्त परिभाषा किसका है? भाषा के संबंध में यह परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर देवी शंकर द्विवेदी द्वारा, कि डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा द्वारा, कि डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा। तो यह डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी का परिभाषा है भाषा के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 3 है, धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? भाषा विज्ञान की भूमिका है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास है? एक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, लेकिन यह हिंदी भाषा का उद्गम और विकास है। भाषा विज्ञान है या हिंदी भाषा का इतिहास? तो धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित भाषा विज्ञान का ग्रंथ हिंदी भाषा का इतिहास है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। ने इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी भाषा विज्ञान की भूमिका, भाषा विज्ञान की भूमिका देवेंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास डॉक्टर उपनारायण तिवारी द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर उपनारायण तिवारी द्वारा लिखा गया है। और भाषा विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका घ राइट आंसर। धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ हिंदी भाषा का इतिहास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, कि तैतरेय उपनिषद में मिलता है, कि अष्टाध्यायी में मिलता है, कि प्राकृतिक प्रकाश में मिलता है? तो अष्टाध्यायी में मिलता है। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। प्रकृति प्रकाश वररुचि की रचना है, प्रकृति प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है, वाराणसी का बनारस होना किसका उदाहरण है? अल्प प्राणीकरण का उदाहरण है, कि घोषीकरण का उदाहरण है, कि वर्ण विपर्य का उदाहरण है, कि समानाक्षर लोप का उदाहरण है? तो वाराणसी का बनारस में प्रयोग हो जाना वर्ण विपर्य है, यह वर्णों का विपर्य हो गया है, कि वर्ण का बदलाव हो गया है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। वाक्य के अनिवार्य तत्व होते हैं, 5 होते हैं, कि 3 होते हैं, कि 4 होते हैं, कि 6 होते हैं? तो वाक्य के अनिवार्य तत्व 3 होते हैं। पहला आकांक्षा है, दूसरा योग्यता है, तीसरा सुनिधि है। तीसरा क्या है? सुनिधि है। इसका ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शैली के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं वाक्य शैली के आधार पर, कि 8 प्रकार के होते हैं, कि 3 प्रकार के होते हैं, कि 2 प्रकार के होते हैं? फटाफट आंसर कीजिए। तो शैली के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। शैली या
रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होता है रचना के आधार पर, जबकि शैली के आधार पर वाक्य शिथिल वाक्य होता है, समीकृत वाक्य होता है, आवर्तकी वाक्य होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य, पांचवा संकेतवाचक वाक्य, छठवां संदेहवाचक वाक्य, आठवां प्रश्नवाचक वाक्य और सातवां प्रश्नवाचक वाक्य और आठवां है इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुशल, प्रवीण, तैल, गौशाला, गवेषणा आदि शब्दों के उदाहरण है। इस शब्दों में अर्थ संकोच हुआ है कि अर्थ का आदेश हुआ है, अर्थादेश हुआ है कि अर्थ का उत्कर्ष हुआ है कि अर्थ का विस्तार हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अर्थ का विस्तार हुआ है। जैसे पहले तैल था तो तिल से क्या होता था, तिल से एक पेय पदार्थ निकलता था, तिल से एक पेय पदार्थ निकलता था, एक लिक्विड पदार्थ, उसी को तेल कहते थे। लेकिन अब तेल का विस्तार हो गया है। अब सरसों से जो निकलता है उसे भी तेल कहते हैं, मूंगफली से जो निकलता है उसे भी तेल कहते हैं, और सोयाबीन से निकलता है उसे भी तेल कहते हैं। तो तैल का विस्तार हो गया है। इस प्रकार गौशाला का भी विस्तार हो गया है। प्रवीण का भी विस्तार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? 1993 ईस्वी में हुआ कि 1982 ईस्वी में हुआ कि 1983 ईस्वी में हुआ कि 1954 ईस्वी में हुआ? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 ईस्वी में हुआ। 1983 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी का प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुषों में सबसे पहला नाम किसका आता है? महात्मा गांधी का आता है। ऑप्शन नंबर ख है भोलानाथ तिवारी का आता है। ऑप्शन नंबर ग है राजा राम मोहन राय का आता है। ऑप्शन नंबर घ है महावीर प्रसाद द्विवेदी का आता है। तो देवनागरी का प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुषों में सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय का आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, असुर शब्द का प्राचीन समय में क्या अर्थ था और आज क्या अर्थ है? देव राक्षस है कि मानव राक्षस है कि राक्षस देव है कि गंधर्व राक्षस है? तो असुर का प्राचीन समय में देव था नाम अर्थ, और आज के समय में राक्षस है। जैसे असुर शब्द को ऋग्वेद में प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। तो प्राचीन समय में असुर शब्द को ऋग्वेद में देव अर्थ माना गया है तथा संस्कृत भाषा में इस असुर शब्द को राक्षस कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य के कितने भाग होते हैं? वाक्य के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं कि 2 भाग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। वाक्य के 2 भाग होते हैं। एक होता है उद्देश्य होता है, वाक्य का उद्देश्य होता है, और दूसरा विधेय होता है। किसी भी वाक्य में कर्ता को उद्देश्य माना गया है और कर्ता द्वारा जो क्रिया कार्य किया जाता है उसे विधेय के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैज्ञानिकी तकनीकी शब्दावली की स्थापना कब हुई? वैज्ञानिकी तकनीकी शब्दावली की स्थापना कब हुई?
1971 में हुई, कि 1974 में हुई, कि 1982 में हुई, कि 1961 में हुई। तो वैज्ञानिकी तकनीकी शब्दावली की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में अमृत की नाभि और देवों की जिह्वा किसे कहा गया है? संस्कृत को कहा गया है, कि बोली को कहा गया है, कि भाषा को कहा गया है, कि अवेस्ता को कहा गया है? तो ऋग्वेद में अमृत की नाभि और देवों की जिह्वा भाषा को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक काव्यांश शब्द के में कितने स्वर होते हैं? तो अलग अलग करके देख लेते हैं। आधा क प्लस आ प्लस आधा व प्लस आधा य प्लस आ प्लस न आधा न प्लस स। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक है 8। तो 8 होता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। काव्यांश शब्द में 8 स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मृग शब्द में क्या हुआ है? अर्थ का विस्तार हुआ है, अर्थ का संकोच हुआ है, अर्थादेश हुआ है, कि इनमें से कोई नहीं? मृग शब्द में क्या हुआ है? फटाफट आंसर कीजिए। तब मृग शब्द में अर्थ का संकोच हुआ है। मृग शब्द में क्या हुआ है? अर्थ का संकोच हुआ है। कैसे हुआ है? कि पहले क्या होता था? मृगराज कहा जाता है था मृगराज। तो मृगराज सिंह का पर्यायवाची शब्द था, सिंह या शेर का पर्यायवाची शब्द था मृगराज। कि मृगों में मृग एक पशु का नाम रहता था। सभी पशुओं को मृग के रूप में लिया जाता है, कि पशुओं के राजा। मृगराज का शाब्दिक अर्थ क्या था? पशुओं का राजा। तो पशु के अर्थ में मृग शब्द का पहले प्रयोग होता था, लेकिन आज उसका अर्थ संकुचित हो गया है। आज उसका अर्थ मृग माने क्या होता है? मृग मीन्स क्या होता है? मृग मीन्स क्या होता है? हिरण के अर्थ में लेते हैं। मृग का शाब्दिक अर्थ क्या लेते हैं? हिरण के, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, हिरण के अर्थ में लेते हैं। हिरण के अर्थ में लेते हैं। इसीलिए अब पशु, संपूर्ण पशु जाति का बोध नहीं कराता है, अब हिरण का बोध कराता है। इसीलिए मृग शब्द का अर्थ संकोच हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बूंदी और कोटा की हड़ौती बोली हिंदी के किस वर्ग की बोली है? जयपुरी वर्ग की बोली है, मेवाती वर्ग की बोली है, कि मालवी वर्ग की बोली है, कि राजस्थानी है? तब बूंदी और कोटा की हड़ौती बोली हिंदी के राजस्थानी वर्ग की बोली है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। और राजस्थानी की ही 4 बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। यह 4 बोलियां हैं राजस्थानी की। तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, कि निषेधवाचक वाक्य है? तो यह किसी की इच्छा हो रही है, वह किसी को आशीर्वाद के अर्थ में, या कोई अपना इच्छा प्रकट को, वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होता है। तो तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, कोई आशीर्वाद दे रहा है, ये तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, इच्छावाचक, वह उसका इच्छा है, इच्छावाचक शब्द। क्वेश्चन नंबर 19 है, नागरी तेरी यही दशा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, भोलानाथ तिवारी हैं, राजा राम मोहन राय हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नागरी तेरी यही दशा शीर्षक कविता के, और यह एक कविता है। कविता के रचनाकार का नाम बताइए। तो नागरी तेरी यही दशा इस कविता का है रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय कब स्थापित हुआ? केंद्रीय हिंदी निदेशालय कब स्थापित हुआ? 1964 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में कि 1960 ईस्वी में? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण का श्रेय किस विद्वान को जाता है? प्रोफेसर हिगले को जाता है, प्रोफेसर टांसले को जाता है, प्रोफेसर श्लेगल को जाता है, या श्लेगल है, श्लेगल है। यह देखिए टाइप करने में गलत हो गया है। प्रोफेसर जॉन मथाई को जाता है। तब भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण का श्रेय प्रोफेसर श्लेगल को जाता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम में कौन सा सुमेलित है? पहले संस्कृत प्राकृत पाली या अपभ्रंश था, कि अपभ्रंश पाली प्राकृत संस्कृत था, कि संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश था, कि पाली प्राकृत अपभ्रंश और संस्कृत था? तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। पहले वैदिक संस्कृत था, पहले वैदिक संस्कृत था, वैदिक संस्कृत था, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृतिक भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा, फिर अवहट्ट भाषा, अवहट्ट भाषा और उसके बाद से हुआ हिंदी। तो ऐसे भाषाओं का क्रम है। पाली भाषा में बौद्धों की भाषा पाली कही जाती है और जैनों की भाषा प्राकृतिक कही जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंक्ति से पाली की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना? कि पंक्ति से पाली की उत्पत्ति हुआ है, यह प्रोफेसर पीसेल ने माना है, कि आचार्य विधुशेखर भट्टाचार्य ने माना है, कि बररुचि ने माना है, कि पतंजलि ने माना है? तो पंक्ति से पाली की उत्पत्ति मानने वाले आचार्य विधुशेखर हैं। विधुशेखर भट्टाचार्य ने पंक्ति से पाली भाषा की उत्पत्ति माने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बररुचि ने प्राकृतों की संख्या कितनी मानी? बररुचि की रचना क्या है? प्राकृत प्रकाश है। प्राकृति प्रकाश नामक रचना बररुचि की है और यह एक संस्कृत व्याकरणाचार्य हैं। और इन्होंने प्राकृत की संख्या कितनी मानी है? 4 मानी है, कि 8 मानी है, कि 5 मानी है, कि 6 मानी है? तब बररुचि ने प्राकृतों की संख्या 4 मानी है। पहला सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा मागधी अपभ्रंश, तीसरा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और चौथा है पैशाची। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? नहीं पूछा है। ब्रजभाषा नहीं है, बुंदेली नहीं है, खड़ी बोली नहीं है, कि छत्तीसगढ़ी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप सबके इस सेशन से कितने प्रश्न सही हुए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।